हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। हम कंटिन्यू कर रहे हैं द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जिसमें हमने बेसिक्स के बारे में थोड़ा बात किया था, प्लस हमने डोबेरानस ट्रायड के बारे में बात किया था। सो इसी के साथ शुरू करते हैं। जो आप अपने स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं वो है दिमित्री मेंडेलीव की। द पर्सन हु gave the format of today's modern periodic table। आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देते हैं, इसकी बुनियाद इसी इंसान ने रखी थी। दो इनका पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन जैसा फॉर्मेट, जो स्टाइल आज आप देखते हैं, आप जो भी अपने लैब में देखते हैं, वो पूरा फॉर्मेट डिज़ाइन करने का आइडिया इन्हीं का था। हम देखेंगे कि इन्होंने कैसे ये सब चीज़ों को अचीव किया और कैसे इन्होंने पाथ ब्रेकिंग स्टेप लेके वो पूरा फॉर्मेट बनाया। सो इट इज़ दिमित्री मेंडेलीव। तो इनकी एक ग्रेट सेइंग थी जो आप लोग को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में हम लर्न करते हैं, उसके बाद हम अपना थॉट देना शुरू कर देते हैं। जैसे हम थोड़े बड़े या काम पे लग जाते हैं, तो ये स्टेज होता है आप लोग को हमें कुछ चीज़ें बताने का। तो उन्होंने बोला था, देयर इज नो टैलेंट नाइदर जीनियस विदाउट दी हार्ड वर्क। अगर हार्ड वर्क नहीं रहेगा तो ना टैलेंट दिखेगा हमको, ना हमें कोई जीनियस इंसान मिलेगा। जैसे कि हम जो बोलते हैं कि हमारे आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन थे, वो एक जीनियस थे साइंस के, जिन्होंने सबसे ज़्यादा माइंड अपना यूज़ किया था। लेकिन आइंस्टाइन की सेइंग है कि अगर आई कैन इज फार मोर या 100 टाइम्स मोर बेटर देन आई क्यू। आपके आई क्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आई कैन। ये हार्ड वर्क का ही जो डेडिकेशन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। जो टैलेंट हम बोलते हैं कि ये टैलेंट है, जैसे कि सचिन को टैलेंट बोलते हैं, तो ऑलरेडी उन्होंने आपसे 13 ईयर्स की एज में उन्होंने 400 काउंटी क्रिकेट खेल लिए थे। सो दैट्स लाइक कि अगर आप सेवन्थ में हो तभी आपने 400 काउंटी क्रिकेट खेल लिए, मतलब आप डेली बेसिस पे भी खेल रहे हो, मतलब उतनी उम्र में आप पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्या टैलेंट, मतलब बहुत हार्ड वर्क था उनका। इसी तरह रोहित शर्मा, सेम उन्होंने, जिनके लिए सब पूरी दुनिया जानती है उनके टैलेंट को, उन्होंने बोला कि हार्ड वर्क ना हो तो कोई टैलेंट नहीं। फिर एक फाइटर कॉनर मैकग्रेगर करके, जिसको ऑल ऑफ दीज पीपल, ये लोग ने अपना नाम सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से कमाया। चाहे साइंस हो, चाहे हमारा स्पोर्ट्स हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क वाले इंसान का ही नाम ऊपर आता है। तो ये एक बहुत पुरानी सेइंग है, ना कि हम लोग आज सुन रहे हैं ये सब की मॉडर्न एरा में। तो मेंडेलीव जैसे लोग भी ये सब चीज़ बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, प्लस आइंस्टाइन, हर एक का नाम जितना सोच सकते हैं सब लोग ने यही बात बोला है, आपको हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। देर इज़ नो ऑप्शन फॉर हार्ड वर्क। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये करके वो करके टैलेंट के बेसिस या कुछ स्मार्ट वर्क करके, नहीं। हार्ड वर्क का कोई और कोई दूसरा ऑप्शन दुनिया में आज तक नहीं मिला है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। तो चलते हैं इसी ग्रेट थॉट के हमारे चैप्टर में, जो हम लोग आज शुरू करेंगे वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसके अंदर हम जनरली क्या पढ़ेंगे कि अभी हमने डोबेरानर का ट्रायड देख लिया था कि वो फर्स्ट थे जो मेटल नॉन मेटल से ऊपर उठे, लेकिन कुछ नया ट्राई किया उन्होंने कि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डील करेंगे, और एटॉमिक मास को उन्होंने अचानक से पकड़ लिया। अचानक से नहीं पकड़ा, उनका एक थॉट था कि एकदम डिटेल में जाते हैं, अंदर जाते हैं एकदम स्ट्रक्चर के। तो ये उनकी बात थी। तो इसी के साथ आगे बढ़े, न्यूलैंड भी आए। तो ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इंग्लिश साइंटिस्ट का मतलब क्या, इंग्लिश पर्सन या इंग्लिश साइंटिस्ट, मतलब ये यूके के होते हैं, जो ब्रिटेन बोलते हैं हम लोग, ये वो लोग होते हैं। जॉन न्यूलैंड को रिलेटेड दी atomic masses of elements to their properties in different way। तो इन्होंने रिलेट किया, इन्होंने भी एटॉमिक मास को ही प्रॉपर्टी से रिलेट किया, लेकिन इन्होंने प्रेजेंटेशन दूसरी तरीके से दिया। ठीक है। इन द ईयर 1866 न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, उस टाइम तक जितने पता थे, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने भी उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे ही अरेंज किया, सेम डोबेराना जैसा ही। इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट। लाइटेस्ट एलिमेंट किससे स्टार्ट किया था उन्होंने, हाइड्रोजन से, एंड एंडेड अप विद द थोरियम। थोरियम क्या है, ये यूरेनियम का जैसा ही एक भाई है जो रेडियो एक्टिव है, और ये इंडिया में बहुत मिलता है। इसकी भी स्टोरी देखेंगे हम लोग, आपके साइंस 2 के 5th चैप्टर में होगा ये। He found that every eighth element had property, क्या है,
क्या चीज की बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टी। हम लोग को ध्यान देना होगा वर्ड पे, क्योंकि आंसर लिखते वक्त आपको बहुत क्लियर रखना है कि आप किस चीज के ऊपर लिख रहे हैं। सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट, उनका कहना था अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रख दें उनके मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो और उसके बाद का जो एट्थ एलिमेंट, ये दोनों प्रॉपर्टी वाइज सेम होंगे। एग्जाम्पल लिया, सोडियम इज द एट्थ एलिमेंट ऑफ लिथियम फ्रॉम द लिथियम एंड बोथ हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टी। देख लेते हैं कैसे। ये देखिए, ये लिथियम है आपका और ये सोडियम है। नंबरिंग करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो दोनों हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। बहुत सही बात, उन्होंने सही बात बोली, तो ये सही बात थी, तो ये बैठ गया इनका, ये बात तो बैठ गया। देन उन्होंने बोला मैग्नीशियम शोज सिमिलैरिटी टू बेरिलियम, तो ये हमारा मैग्नीशियम हुआ और इसके ऊपर बेरिलियम। तो यहां से भी आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नीशियम आएगा बेरिलियम से। तो ये दोनों भी सेम प्रॉपर्टी, तो ये आपके एग्जाम में आंसर भी बन जाते हैं कि सोडियम और लिथियम जो हमारे न्यूलैंड के ऑक्टेव के अंदर सेम पढ़ते थे, और मैग्नीशियम और बेरिलियम। एंड क्लोराइड शोज सिमिलैरिटी विद द फ्लोरीन, तो ये जो हमारा क्लोराइड है और ये जो फ्लोरीन है ये सिमिलैरिटी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखेंगे आप ये भी यहाँ से 1 शुरू करो तो ये 8 नंबर पे आता है, तो ये भी सिमिलैरिटी। तो 3 एग्जाम्पल उन्होंने दिए, उनको आपको लिखना होता है आंसर में, बच्चे छोड़ देते हैं। तो पहला था लिथियम एंड सोडियम, ठीक है, लीना, एंड दूसरा था बेरिलियम एंड मगबे, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम, एंड थर्ड था फिर कल फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो ऐसे करके उन्होंने दोनों के बीच में रिलेशन बताया था। न्यूलैंड्स कंपेयर्ड दिस सिमिलैरिटी विथ ऑक्टेव इन म्यूजिक, तो जो हमारे सुर होते हैं म्यूजिक में, इंडिया में जैसे बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी, तो उससे रिलेटेड, और जो हमारा जो फॉरेन वाला रहता है वो रहता है, अगर हम लोग सॉरी जैसे बोला लेकिन डो रे मी फा सा लेती, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते, डोरे में फंसा लेती, तो उससे था। तो उनके यहाँ पे ये ट्रिक चलता है, हमारे यहाँ पे सारे गामा चलता है। तो ये इंग्लिश नोट है, इंग्लिश गानों वाले, और ये हमारे इंडियन नोट हैं। He called the similarity observed in the eighth and the first element as the law of octave. आपको वन लाइन के अंदर डेफिनेशन आ सकता है कि what is law of octave. The similarity in the property shown by the first and eighth element is called as a law of octave. तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अच्छी बातें थी, लेकिन इनकी कुछ खराब बातें भी थी, क्योंकि अभी हमको पता है कि हमको जो मॉडर्न, जो हमको आज पहुंचना है मॉडर्न तक, हमारा एंड जो होगा वो मॉडर्न वाले पे होगा। तो क्यों एंड उन पे होगा? क्योंकि बीच वालों ने कुछ गलतियां की होंगी, तो वो गलतियां इनके अंदर भी होंगी। अच्छा, कैसे हम लोग को ये बात ध्यान रखना है, जिसे बताता हूँ। आप कब बोलेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल परफेक्ट है? अगर कोई पीरियोडिक टेबल परफेक्ट होगा तो ये तब तक साइंटिस्ट लोग को समझ चुका था कि दो चीजें इसके पास होनी चाहिए। पहला, कि ये जो भी परमुटेशन बनाएगा, जिस तरह से अरेंज करेंगे या अरेंज करें एलिमेंट्स को, और ये प्लस जो भी आप ये थियरी बता दें, वो थियरी एवरी एलिमेंट पे बैठना चाहिए, एवरी एलिमेंट पे बैठना चाहिए और बॉक्स पे बैठना चाहिए। जैसे कि वो बोल दें कि ये बॉक्स है और ये बॉक्स है, तो ये जो हमारा है, इन्होंने जैसे फर्स्ट वाला था, तो फर्स्ट में कहीं भी गिनूं 8th वाले से मैच खाएगा, फिर फर्स्ट यहाँ से शुरू करो 8th वाले, तो ये हर जगह बैठनी चाहिए कंप्लीट। पहली बात तो कंप्लीट होनी चाहिए, और मैं सब कुछ बता पाना चाहूंगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी बता पाऊं और फिजिकल प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन कर पाऊं कि ये ऐसा क्यों है, ये गैस क्यों है, ये सॉलिड क्यों है, ये लिक्विड क्यों है, सब बता पाऊं। सिर्फ पीरियोडिक टेबल की मेरे को जरूरत, मतलब से एक बार देख के मैं बता सकता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज की, ये क्यों केमिकली सेम है, ये क्यों केमिकली डिफरेंट एलिमेंट्स, ये सब मैं एक ही पीरियोडिक टेबल के थ्रू बता पाना चाहिए। और दूसरा चीज, फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे, फ्यूचर में जैसे आज हमको पता है हमारे पास 118 है, ऐसे कुछ और आएंगे हमको पता ही, और आज भी लोग इन्वेंट भी कर रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं, तो ये 119 120 भी हो सकता है। तो जो ऐसे फ्यूचर एलिमेंट आएंगे उनके लिए देयर शुड बी अ प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, उनके लिए जगह होनी चाहिए। तो फ्यूचर का भी ध्यान रखना है, प्लस आज जो बात बता रहे हैं, वो जो थियरी बता रहे हैं, अगर जो थियरी बता रहे हैं वो सब पे बैठनी चाहिए,
और हमको केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ बता देनी चाहिए। अगर ऐसा कोई चीज है तो हम लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उसे हम मानेंगे नहीं कि ये कंप्लीट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। तो देखते हैं इनकी गलती थी। मेनी लिमिटेशंस वर फाउंड इन दी न्यूलैंड्स ऑक्टेव। उनके जो ऑक्टेव के थे उसमें बहुत लिमिटेशन थी। दिस लॉ वाज, एक सेकेंड, फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। इसे रब कर देता हूं सो दैट कि आप लोग अब समझना शुरू हो जाए। ये जो लॉ था उनका वो एप्लीकेबल था सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक, उसके बाद ये नहीं बैठ पा रहा था यहां से यहां तक। और इन्होंने देखिए ये ध्यान रखिए, इन्होंने थोरियम तक के एलिमेंट को बैठा दिया था, लेकिन आपको ये नहीं है कि वहां तक इनका फॉर्मूला बैठ रहा था। इन्होंने अरेंज कर दिया 1 2 मतलब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे, और लेके गए थोरियम तक। थोरियम यहाँ से भी बहुत आगे है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा टेबल आपको सिर्फ यहाँ पे कितना दिखाया गया, 5 ऐसे 1 2 3 4 5 सीरीज दिखाए गए। ऐसे 8 सीरीज 7 8 ऐसे सीरीज थे, और ये ऐसे अरेंज थे। तो ऐसे भी बहुत सारे मेटल्स थे, लेकिन ये फॉलो सिर्फ कहाँ तक हो रहा था, कैल्शियम तक। न्यूलैंड फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द टेबल 7:8 के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे करके ये एक ऐसा एक लाइन हुआ, ये 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 6 7 8 ऐसे 8 लाइंस में यहाँ सीरीज में, और ऐसे वर्टिकली 7 लाइंस में उन्होंने बांटा हुआ था। तो टोटल कितने होंगे, 7 8 56 एलिमेंट्स को उन्होंने बिठाया था, ठीक है। एक सेकंड से इरेज कर लेता हूं क्योंकि इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी मुझे। दैट इज बॉक्सेस। न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट्स ईच इन सम बॉक्सेस। तो कहीं कहीं पे उन्होंने 2 एलिमेंट्स को साथ में बिठा दिया। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इनको साथ में बिठा दिया कहीं कहीं पे। अब रीजन उसका नहीं मिला, सिर्फ उन्होंने अपना फॉर्मूला बैठाने के लिए इसको सो कॉल्ड बिठा दिया। आप साथ में बिठा रहे हैं कोबाल्ट और निकल को, मतलब क्या दोनों एकदम सेम होने चाहिए, क्योंकि ये लोग में कुछ डिफरेंसेस ज्यादा है नहीं, ऐसा इसका मतलब होना चाहिए ना, क्योंकि साथ में रखा है वो लोग को। फिर देखते हैं ऐसा था नहीं, लेकिन में टू अकोमोडेट द ऑल नोन एलिमेंट्स इन टेबल। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया कि जितने भी एलिमेंट सब तक पता है उन सबको मैं अपने जिंदा रहते रहते इनको सब एक ही टेबल में भर सकूं। ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या कहीं कहीं पे 2 2 डाल दिया। तो पहला था सिर्फ ये अवेलेबल था कैल्शियम तक, दूसरा था कहीं कहीं बॉक्सेस में 2 2 हमारे एलिमेंट रख दिए जो मैच भी नहीं खाते थे। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल CnLa, मोरेवर ही प्लेस सम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये दूसरा हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। मोरेवर ही प्लेस सम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रही है इनकी। अंडर द सेम नोट इन द ऑक्टेव, तीसरा पॉइंट। ये देखिए ये नोट्स हैं, ये जो हमारी ये नोट्स हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इसके अंदर जो एलिमेंट्स रखे वो मतलब क्या होने चाहिए, अगर मैं ऐसे नीचे नीचे नहीं जाऊँ तो मतलब क्या ये सब सेम ही है ना, एक ही लाइन के, ऐसे दो 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 वाला सब में बैठेगा, तो इनकी प्रॉपर्टी मतलब सेम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि क्या है, हाइड्रोजन मेटल है, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन ये नॉन मेटल है, वहीं पे हाइड्रोजन मेटल है और कोबाल्ट और निकल भी मेटल है। तो ये बात तो बैठी नहीं कि प्रॉपर्टी सेम ही नहीं है। प्लस दूसरी क्या, हाइड्रोजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, कोबाल्ट निकल सॉलिड स्टेट में है, ब्रोमियन लिक्विड है। तो ये तो मैच ही नहीं खा रहे हैं। क्या मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी छोड़िए, गैस सॉलिड लिक्विड सब एक ही में आ गए हैं। ऐसा कुछ और कुछ रिलेशन नहीं बता पा रहे, क्योंकि गैस के बाद अगर लिक्विड रहता फिर सॉलिड तो हम लोग बोलते कि चलो नीचे नीचे वो डेंस होते जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गैस का सीधा सॉलिड फिर सीधा लिक्विड आ गया, तो इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था। सो फॉर एग्जाम्पल न्यूलैंड प्लेस द मेटल्स कोबाल्ट निकल अंडर द नोड डू अलॉन्ग विद द हैलोजेंस। हैलोजेंस किसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनको हैलोजेंस बोला जाता है। तो इसको कुछ कुछ लोग जैसे कि निमोनिक्स बना के याद करते हैं, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, ठीक है, ऐसा करके। इस तरह से आप लोग को बहुत सारे निमोनिक्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। अगर आप लोग को निमोनिक्स चाहिए रहेंगे तो यस सर करिज्मेटिक चैनल, इसी चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप लोग को मिल जाएगा ये सब। वाइल Fe, तो इसी में कि उन्होंने जो कोबाल्ट और निकल जो मेटल थे उसको हैलोजन के साथ, हैलोजेंस क्या है, नॉन मेटल्स हैं, जैसे मैंने पहले बोला, उनके साथ देता। वाइल Fe हैविंग सिमिलैरिटी
while Fe having similarity with cobalt and nickel away from them along with the non-metal ONS. अब यहाँ पे देखिए Fe को देखिए, ये मेटल है और ये नॉन मेटल के साथ इनको बिठा दिया। अब इसकी जो मेल खाती है वो कोबाल्ट एंड निकल के साथ खाती है। कुछ भी इन्होंने किया था, मेटल्स को नॉन मेटल के साथ और नॉन मेटल को मेटल के साथ बिठा दिया था, तो ये तीसरी दिक्कत थी उनकी। ऑल्सो TI नोट था, तो चौथा पॉइंट अब करते हैं। ऑल्सो न्यूलैंड ऑक्टेव डिड नॉट हैव प्रोविजन टू अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो वही बोला ना, फ्यूचर में आने वाली चीजों के लिए इनके पास कोई तरीका नहीं था। द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर डिड नॉट फिट इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्योंकि हमने था जब ये जिंदा थे, जब ये मतलब जब बनाए थे, तभी हमने देखा कि फोर्सफुली दो एलिमेंट को डाल दिए थे डिफरेंट प्रॉपर्टी वालों को, तो ये मतलब सिर्फ फिट करने के नजरिए से इन्होंने रख दिया था। तो इसके से 4 आपको लिमिटेशंस मिल गए। एग्जाम में आपको सोचिए पॉइंट्स इसी तरह से आपके बनते हैं, तो आप लोग को एग्जाम में सीधा 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए भी आ सकता है। अगर आप लोग पूरा न्यूलैंड का दिया जाए कि न्यूलैंड को पूरा स्टेट करिए पहला, फिर वहां पे एग्जाम्पल दीजिए, फिर तीसरा उसके लिमिट होती है, आपका पूरा 4 मार्क के लिए आ सकता है, 4 से। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। अभी आते हैं द ग्रेट, जिसके हमने अपना आज का इंट्रो का इमेज भी रखा था, मेंडेलीव। द रशियन साइंटिस्ट Dmitry Mendeleev developed the periodic table of elements during 1969 to 72, 3 साल के अंदर। Mendeleev's periodic table is the most important step in classification of elements। जो साइंस के बच्चे रहेंगे उनके लिए स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई कि ये जैसे कि लगता है वो हमारा वो साइंस बोलते बचाने वाला आ गया, तो वैसा था, शहंशाह आ गया। तो ये इस तरह से आया, जब लोग कुछ भी कर रहे थे एक सेंस बनाने वाला इंसान आया, और वो था मेंडेलीव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मैं नहीं बोल रहा, खुद बुक में लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था ये, अदरवाइज इसने न्यूलैंड और इनको नहीं बोला, डोबेराइनर को। दो उन लोग भी अच्छा था, डोबेराइनर का मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि वो क्यों इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उन्होंने मास के बारे में, एटॉमिक मास को पकड़ लिया था। सब लोग ऊपर ऊपर से देख रहे थे। मेंडेलीव कंसिडर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स नेमली द एटॉमिक मास। देखिए यहाँ पे भी एटॉमिक मास, तो तीनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है, डोबेराइनर, न्यूलैंड एंड मेंडेलीव, ये तीनों के अंदर क्या जो सिमिलरिटी थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। As standard and arranged 63 elements known at that time in an increasing order of their atomic masses। फिर से दूसरी चीज एक और, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि ये लोग ने क्या दूसरी चीज कॉमन थी जो तीनों ने फॉलो की। देन ऐसा हम लोग देखेंगे, सब मिला जुला के पढ़ेंगे ताकि आप लोग को ना एक दिमाग में बैठ जाए कि आप कहीं भी जब बोले तो पूरा रिलेशन बता पाए कि ये काम उसने भी किया था, डोबेराइनर ने भी किया था, फिर न्यूलैंड ने किया, उसने क्या गलती की, फिर न्यूलैंड ने क्या गलती की, फिर मेंडेलीव ने भी क्यों गलती की। क्योंकि हमको मालूम है फाइनल स्टॉप नहीं है, हमको पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये है मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल, ये हमें रास्ता दिखाएंगे। ये गुरुजी बन के आए हैं कि गुरुजी हमें अब मॉडर्न की तरफ रास्ता दिखाएंगे कि दुनिया का आगे का जो दुनिया को मिलने वाला है मॉडर्न पीरियड, उसके लिए कैसे राह बनेगी। तो ये गुरुजी बन के आए। देन ही ट्रांसफॉर्म दिस इनटू द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द आया आदमी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या किया कि सिर्फ एटॉमिक मास को लेके मत पूरा दुनिया का धंधा खोल लो। उन्होंने क्या किया कि हम दूसरी, एक पहली चीज तो हम एटॉमिक मास याद ध्यान देंगे, दूसरी चीज जो हम ध्यान देंगे वो है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, जो ऊपर वाले ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वो एक पकड़ के बैठ गए थे एटॉमिक मास को, कैसे भी करके ऊपर नीचे करके दाएं बाएं करके 2 से डिवाइड करके कुछ ना कुछ करके एटॉमिक मास का रिलेशन बताना है। इन्होंने बोला एटॉमिक मास तो ठीक है, लेकिन ये उन्होंने देखा कि ये बंदे फंस चुके हैं, ये लोग सिर्फ एटॉमिक मास ले रहे हैं, ये लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए कुछ पढ़ाई नहीं, मतलब पढ़ रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं रहे कि उसे कैसे हम इसके अंदर लेके आए। तो इन्होंने एक तरीका खोजा कि इनको भी कैसे हम फिट कर सकते हैं। Mendeleev organized the periodic table on the basis of chemical and physical properties of elements। देखिए वही बोल रहा था मैं, जैसे बोल रहा था फिजिकल, कोई गैस है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है कि कहाँ पे हमको। अब जो आप मॉडर्न देखना आप लोग, मैं ये क्यों आपको सस्पेंस बना रहा हूँ, ताकि हमें मॉडर्न वाले की तरफ जो यहाँ से मैं डाउट्स बता रहा हूँ कि डाउट्स दिमाग में कैसे आते हैं, ताकि वो डाउट्स हमारा पीरियोडिक टेबल खोल देगा और उसी बहाने आपको याद भी होते जाएगा कि अच्छा पीरियोडिक टेबल में ये फायदा था हमारे मॉडर्न वाले में। ठीक है, तो उस तरह से तो गैस ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमें सॉलिड मिलता जाएगा। तो ये सब ट्रेंड है, इसे ट्रेंड और पैटर्न कहा जाता है, ये फॉलो होना चाहिए। तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को एलिमेंट को उन्होंने ध्यान दिया, जैसे बोला एक एटॉमिक मास, दूसरा प्रॉपर्टीज उनकी।
These were the molecular formulae of hydrides and oxides of the elements, melting points, boiling points, densities of the elements and their hydrides and oxides. पहला था फॉर्मूला, ये सब जो प्रॉपर्टी बोलते हैं उन्होंने ये दिया। हाइड्राइड्स मतलब क्या, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनते हैं। ऑक्साइड्स मतलब क्या, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो बनता है। तो ऐसा रिएक्शन उन्होंने करा के लैब में पहले एटॉमिक मास तो ठीक है एक बेसिस हो गया, दूसरा ये लोग इनको ध्यान दिया कि मैं रिएक्शन करा के क्या क्या होता है, कैसे कैसे ये लोग एक दूसरे से अलग हैं और एक ही साथ कैसे सेम भी दिख रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ों में। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या पॉइंट ध्यान रखे। पहला पॉइंट जो फॉर्मूला लिखा जाता है कि मेटल का हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स कैसे लिखे जाएंगे। दूसरा उनका मेल्टिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल कब होंगे बोले, थर्ड पॉइंट। चौथा डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सिंपल शब्दों में बोलूं तो एक मॉलिक्यूल कितना जगह ले रहा है, इसे बोलते हैं डेंसिटी। तो ये इतना जगह ले रहा है तो इसकी डेंसिटी इतनी है। इसके कंपेयर में कुछ लोग बहुत नजदीक हैं, यही मॉलिक्यूल बहुत नजदीक, इसकी डेंसिटी बहुत हाई है, बहुत नजदीक नजदीक है मॉलिक्यूल। और वहीं पे कुछ बहुत दूर दूर हैं तो इनकी डेंसिटी कम है, कम डेंस है, कम घने हैं, कम गाढ़े हैं ये लोग, जैसे आप समझ लो। तो डेंसिटी, तो उनकी डेंसिटी पता की एलिमेंट्स की। एंड देयर हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड, एक तो फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला होगा कैसे लिखते हैं और उनके हाइड्राइड्स कैसा नेचर होता है, ये सब, एंड ऑक्साइड्स का कैसा। तो इतनी सारी चीजें उन्होंने याद रखी। तो 5 चीजों का उन्होंने ध्यान रखा। Mendeleev found that the elements with the similar, देखिए similar physical and chemical properties repeat after a definite interval. On the basis of this finding, Mendeleev stated the following periodic law. तो उन्होंने देखा था कि एक टाइम के बाद जो होता है, जैसे वो यहाँ से ऐसे लेफ्ट टू राइट गए, उसके बाद जब वापस आए तो फिर ये फर्स्ट जैसा वाला प्रॉपर्टी दिखा रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर ये नीचे नीचे भी जा रहे हैं ना, तो ये नीचे वाले भी सेम प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। तो ये हमारा न्यूलैंड भी क्या घूम के वो 8 पे आता था, सेम होता, लेकिन ये सिर्फ कैल्शियम तक था, आगे सब में नहीं बैठ रहा था। न्यूलैंड हमारे जो ये मेंडलीव का क्या है, ये पूरा आगे तक लेफ्ट टू राइट कॉम्बिनेशन पूरा ऊपर से लेके नीचे ऐसे पूरा बैठ रहा, और दूसरा उनका वर्टिकल वाला भी बैठ रहा था, ऊपर से नीचे वाला भी बैठ रहा था। तो उन्होंने एक लॉ बताया, देखते हैं वो लॉ क्या था। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, ये उन्होंने बता दिया। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि क्या बताना चाह रहे थे वो, ऐसे कि आप लोग फिजिकल मतलब हमारे प्रॉपर्टीज मतलब क्या, जैसे कि हमारी मेल्टिंग पॉइंट ले लीजिए कि कोई सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड कब मेल्ट होता है तो उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, कौन से टेम्परेचर पर। ऐसे हुआ हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि लिक्विड कितने टेम्परेचर पे बॉइल होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे कि उनका टेबल देख लेते हैं कि हम जैसे जैसे अरेंज करते हैं हमारे, देखिए एटॉमिक मास को इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से उन्होंने अरेंज किया था। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ये एटॉमिक मासेस का, फिर इस तरह से। तो वो देख रहे थे कि जब हम ऐसे करके फिर रिपीट मारते हैं जब, तो इसके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठते जाता है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब के सब हमारे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये रिपीट होते जा रहे थे कि हाइड्रोक्साइड सबके सब बनाते जा रहे हैं। तो ये उनकी एक रिपीटेटिव थी, हर एक चीज में से वो रिपीटेशन पाते गए। तो इन्होंने क्या बोला कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक सीरीज में जाने के बाद वो सेम दिखती है हमको, या थोड़ी थोड़ी पैटर्न फॉलो करती रहती है। और वो पैटर्न किसकी वजह से फॉलो करती है, वो एटॉमिक मासेस की वजह से फॉलो करती है। तो इसलिए ये आपको लाइन याद रखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, मतलब एक टाइम के, मतलब जब अरेंज करके हम फॉलो करते हैं, या तो जैसे कि इसे ग्रुप बोलते हैं और इसे सीरीज बोलते हैं। जो वर्टिकल है ऐसे, इन्हें ग्रुप बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। और ऐसे वाले को जो रहते हैं, ये ऐसे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इसे सीरीज बोला जाता है। तो वर्ड हम लोग जब ग्रुप और सीरीज में, अगर मैं सीरीज में आगे आगे बढ़ूँ तो इसमें देखते हैं कि ये हर एक जब ऐसे ऐसे में आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पे मुझे कुछ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दिखाता है। और जब मैं ऐसे ऐसे एक के बाद एक नीचे नीचे जा रहा हूँ तो इनके बीच में मुझे सिमिलैरिटी और डिफरेंस दिखाई देता है। तो
तो उन्होंने बोला ये सिमिलैरिटी जो आपको दिखाई दे रही है और कुछ कुछ जगहों पे थोड़े डिफरेंस भी हैं, ये सब वो फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है जो हर एक स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है एक एलिमेंट के बाद। जैसे कि पहले पीरियोडिक फंक्शन कैसे, इसे और हम लोग थोड़े अच्छे से कर लेते हैं, इसे मिटा देता हूँ। जो हमारी पहली सीरीज से मैं दूसरी सीरीज में जंप करूँ, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, तो इनके अंदर सिमिलैरिटी दिखाई देती है। और वो सिमिलैरिटी मैंने बताया था हाइड्रोक्साइड बनाने की। वहीं पे इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उसमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। जैसे कि जो स्ट्रेंथ है, कितना हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, आपका बेसिक सोल्यूशन होता है। बेसिक मतलब क्या, आप लोग पीएच पढ़े ना, एसिड एंड बेस, तो वैसा ये बेस बनाते हैं जो हमारे ये एलिमेंट्स थे। तो डिफरेंस क्या था, जो LiOH है हमारा ऐसा बनाएंगे, फिर हमारा NaOH जो बनेगा, KOH जो बनेगा, तो इनमें जो स्ट्रेंथ थी, जो कितना बेसिक है, वो भी अलग अलग था। तो ये सिमिलैरिटी कि वो लोग बेस बनाते हैं, डिफरेंसेस कि कितना स्ट्रांग बेस है, कितना स्ट्रांग मतलब बोलते हैं ना उसका, जैसे कि हम लोग टेस्ट वाइज किए थे, बिटर टेस्ट है, तो कितना बिटर है वो चेंज होता है। अगर मैं सीरीज फर्स्ट सीरीज से जंप करूँ, सेकेंड सीरीज से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ऐसे अगर जंप करते रहूँ मैं, तो ये उन्होंने बोला था कि पीरियोडिक फंक्शन है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, जो हर एक के बाद रिपीट करता रहता है, सिमिलैरिटी भी और डिफरेंसेस भी, किसके वजह से, एटॉमिक मासेस के वजह से। सो वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक मोशन आर कॉल्ड एज दी ग्रुप्स, वर्टिकल वाले को ग्रुप और हॉरिजॉन्टल वाले उन्होंने पीरियड्स बोला, ठीक है, या सीरीज। तो ये आपको याद रखना है। अब जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स आर शोन एज दी R2O, इन्होंने ऊपर लिखा था, जैसे कि आप H2O लिखते हैं तो H2O ये ऐसे लिखते थे इन दी अपर पार्ट ऑफ मेंडलीव्स पीरियड, एज आर रिटन एज R2O, R2O3 इन दी प्रेजेंट सिस्टम। तो आज हम ऐसे लिखते हैं, H2O नीचे की तरफ लिखते हैं, लेकिन इन्होंने जब लिखा था तो ये ऊपर की तरफ लिख रहे थे, ठीक है। ये देखिए इनके बारे में बहुत बड़ी ग्रेट थॉट है कि ये क्या बताए, ही मेड सेपरेट कार्ड्स फॉर एवरी नोन एलिमेंट शोन showing its atomic mass. He arranged the cards in accordance with the atomic masses and properties of the elements, which resulted in the invention of periodic table. तो ये पहले कार्ड बना बना के इन्होंने रखा था। तो ये कार्ड के थ्रू ही इन्हें आइडिया मिल गया कि अगर मैं ये ऐसे डेली के डेली करते थे, कभी कभी बोलते सपने में देखते थे, प्लस आके सीधा उठ के वापस से उसे काम करने लगते, तो इतने ज्यादा डीप में घुस गए थे ये जो दिमित्री मेंडेलीव थे। तो ये ऐसे अरेंज करते, कुछ को फिर यहाँ पे अरेंज करते थे। तो इन्होंने देखा कि इसमें पैटर्न फॉलोअर है, हाइड्रोजन के अकेले रखा था, तो इससे यहाँ पे तैयार हुआ, देख रहे हैं ऐसा पीरियोडिक टेबल टाइप। अब आया हमारा इनलिस्ट दी 3, ये आपको क्वेश्चन है जो आप लोग करना है। अगर आप लोग कभी एक बार देख लेना, अगर इसमें कोई डाउट आया तो ठीक है, अगर मैं कमेंट सेक्शन में आप उसे लिख देना तो मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, अगर नहीं रहा तो वेल एंड गुड, आप लोग समझ गए इन चीज़ों को। वैसे आप लोग को थोड़ा सा ब्रेन टीजर रहेगा, ये सब तो जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि इन क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब आएगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब मेंडलीव का जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, हम ये अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके ही जाना, और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना। Till that, bye bye, have a nice day ahead.